तो एक्सेप्टेंस तो अभी भी नहीं है, अभी टॉलरेंस है। एक्सेप्टेंस तो बहुत खूबसूरत एहसास है एक आज़ादी का, और आपको जब कबूल किया जाता है जिस तरह से आप हैं। मुझे फ़ील हुआ कि आई एम डिफरेंट, तो मुझे जो फीलिंग्स आती थी दूसरों को देख के, तो मैं ट्रांस को देखती थी तो मुझे लगता था कि क्या मेरा फ्यूचर भी ऐसा होगा। वो एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था जो मैं अपनी ज़ात से करती थी। हम फील ही औरत जैसे करते हैं, रहना भी वैसा चाहते हैं, तो सारी जंग ही ये है। और औरतों को नहीं अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर हम जो जैसे लगना चाहते हैं उनके लिए तो फिर डबल चैलेंजेस हो जाते हैं। अभी जिस तरह पंजाब की बात की जाए तो हमारा बजट 0 आया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ टीवी में एक मरतबा फिर एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और जनाब, आज की मोटिवेशनल स्टोरी में मेरे साथ मौजूद हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जन्नत अली। शायर ने क्या खूब कहा है इनके बारे में कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से घबराया वो नहीं करते। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की इस वक्त नुमाइंदगी कर रही हैं और जन्नत अली फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने MBA में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके साथ साथ फर्स्ट पाकिस्तानी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। आर्टिस्ट हैं। क्या है ये आर्टिस्ट, इसके बारे में भी पूछेंगे। और इस वक्त जो पाकिस्तान में लॉज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से आए हैं, किस हद तक इम्प्लीमेंट हुए हैं, कौन कौन सी मुश्किलात हैं, क्यों इस कम्युनिटी को दबाया जाता है, जॉब के हवाले से हो, मुआशी हालात के हवाले से हो, वो तमाम तर चीज़ें इनके ऊपर क्यों नाफिज की जाती हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में। अब गोल्ड मेडलिस्ट हैं और दूसरे मुल्कों में एज ए एम्बेसडर अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रही हैं। आया कि अगर आप क्वालिफाइड ना होती, ये टाइटल आपके पास ना होता, फिर ये लोग आपको एक्सेप्ट करते? आपका पहला सवाल ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपने कहा कि आप पढ़ी लिखी हैं तो इस वजह से एक्सेप्टेंस है, तो अगर आप पढ़ी लिखी ना होती तो क्या ये एक्सेप्टेंस होती कि नहीं? तो मैं ये बताना चाहूँगी, तो एक्सेप्टेंस तो अभी भी नहीं है, अभी टॉलरेंस है। एक्सेप्टेंस तो बहुत खूबसूरत एहसास है एक आज़ादी का, और आपको जब कबूल किया जाता है जिस तरह से आप हैं। अभी तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ स्टार्ट में, ये तो एक पहली सीढ़ी है मतलब ये पूरी मूवमेंट में। और हाँ, ये सीढ़ी भी शायद हम ना चढ़ पाते, शायद अगर मेरे पास एजुकेशन ना होती, शायद मैं आपके सामने ना बैठी होती, अपनी बात एक वेल मैनर्ड, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में ना कर सकती, और शायद लोग मेरी बात भी ठीक से ना सुन। कॉलेजेस, स्कूल्स में आपको हर्डल्स भी आई होंगी, बहुत कुछ फेस भी किया होगा, और आपने ये इरादा कैसे किया कि मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है और कुछ बनना है? मैं हमेशा जब मुझे फ़ील हुआ कि आई एम डिफरेंट, तो मुझे जो फीलिंग्स आती थी दूसरों को देख के, तो मैं ट्रांस को देखती थी तो मुझे लगता था कि क्या मेरा फ्यूचर भी ऐसा होगा। वो एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था जो मैं अपनी ज़ात से करती थी, और उसी सवाल के जवाब ढूंढती थी, और उसका जवाब मुझे ये मिला कि आपको इनको एजुकेशन नहीं है, ये एक रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़े शायद, और इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अपनी बात किस तरह से करनी है। तो सबके लिए, जिस तरह आपने पूछा, एजुकेशन बहुत ज़रूरी थी, तो मुझे हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। अपना जेंडर एक्सप्रेशन जो मैं फ़ील करती थी वो थोड़ी देर के लिए छुपाना पड़ा, क्योंकि उस टाइम कोई लॉ नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं थी, फैमिली इतनी सेंसिटाइज नहीं थी, और मुझे इस तरह की कोई ट्रांसजेंडर नज़र नहीं आती थी जिन्होंने इस तरह का कोई पहले वो एक रास्ता बनाओ। क्योंकि पहले भी एफर्ट्स तो शुरू से हमारे लीडर्स कर रहे हैं, लेकिन वो एक वे आउट नहीं था कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। और मैं अपने पेरेंट्स को किसकी एग्जांपल देती कि कौन एज अ रोल मॉडल सामने है, तो वो एग्जांपल बनना था ताकि मुझे और मेरे बाकी कम्युनिटी मेंबर्स जो एक रोल मॉडल बन के हैं उनकी एग्जांपल दी जाए आने वाली जनरेशन। जब भी कोई लॉ पास होता है या कोई कैंपेन गवर्नमेंट चलाता है, तो उसको एक नेशनल कैंपेन के तौर पर मीडिया में और हर तरह के सोशल मीडिया, रेडियो और पाकिस्तान के जो नेशनल चैनल है उस पर हाईलाइट किया जाता है। लेकिन जब ट्रांसजेंडर से रिलेटेड कोई पॉलिसी, कोई लॉ बनता है, तो उसकी अवेयरनेस की जिम्मेदारी क्या सिर्फ हमारे शोल्डर्स पे है? क्या एक इदारा पूरे पाकिस्तान के लोगों को सेंसिटाइज कर सकता है? अपनी ही कम्युनिटी तक पहुँचने में हमें बहुत सारे वो चैलेंजेस हैं। तो आप ये सोचें कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अलावा कितने सारे इदारे, कितने सारे लोग और कितनी आवाम है जिनको इस कानून के बारे में बताएंगे तो वो इसमें अपना रोल प्ले करेंगे या किरदार अदा करेंगे। औरत मार्च की बात अभी आपने रिसेंटली देखा कि एक बड़ा उसको हाइप क्रिएट की और हर जगह पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस स्लोगन को या इस मार्च को आप किस हद तक देखती हैं?
आई थिंक जो फर्स्ट औरत मार्च हुई थी उसमें मैं ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट कर रही थी, एम्बेसडर भी मैं रही थी, क्योंकि ट्रांस वीमेन को भी वीमेन कंसिडर किया जाता है और ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल कैंपेन भी है, क्योंकि हमारी तो फाइट इस तरह है, जब ट्रांसजेंडर की बात करते हैं ट्रांस मैन और ट्रांस वीमेन दोनों आते हैं, लेकिन ट्रांस वीमेन जो उनसे है ना उनको औरत हम फील ही औरत जैसे करते हैं, रहना भी वैसा चाहते हैं, तो सारी जंग ही ये है और औरतों को नहीं अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर हम जो जैसे लगना चाहते हैं उनके लिए तो फिर डबल चैलेंजेस हो जाते हैं। तो हाँ मैं इसका हिस्सा थी, लेकिन हम अपने एजेंडा पे हमारा फोकस बड़ा क्लियर था कि जो ट्रांसजेंडर के साथ वायलेंस होता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, और हमारा लॉ को इम्प्लीमेंट करना, हमारे पॉइंट्स बड़े क्लियर थे। हाँ स्लोगन्स के भी डिफरेंट तरह से मीनिंग्स लिए गए, जिस तरह मेरी मर्ज़ी है, तो हमने ट्रांस कम्युनिटी को तो हम इस तरह से समझ रहे थे कि एक ट्रांस को लोग अपनी प्रॉपर्टी ना समझें, ये उनका जिस समय जो मर्ज़ी आके वायलेंस कर दे, रेप कर दे, जो मर्ज़ी उनको उनकी जिस्म पे फायरिंग कर दे, या उनका दिल करे तो वो जैसे आप उसको ट्रीट करना चाहें, उनका अपना राइट है कि अगर वो आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप जैसे आप चाहते हैं वो आपके साथ रेडी हो जाए फिज़िकल होने का। तो इस तरह बहुत सारे लोग उनकी मर्ज़ी नहीं होती, वो उनको रेप कर देते हैं, जिनसी तशद्दुद करते हैं, तो इस तरह के मायनों में लिया जा रहा था। मुझे नहीं पता, हर किसी ने उसको अपने अपने बॉक्सेस में डाल लिया, अपने अपने मुताबिक उसको नई शक्ल दे दिया। शो पीस और कमोडिटी, ये इस तौर पर भी जो है ट्रांसजेंडर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, कैसे चेक एंड बैलेंस करती है इनका? हाँ मुझे तो अब समझें एक खुशबू आ जाती है जब ऐसा कुछ होने लगता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमें एज अ शो पीस या कमोडिटी के तौर पर बिठाया जाता है, और बस वो जैसे दुकानें चमकाने के लिए ना कुछ लोगों को बिठा देते हैं, वो खूबसूरत लगते हैं, चमकते हैं और लोगों का नाम हो जाता है, और फिर बाद में वो भूल जाते हैं कि इनको क्यों बुलाया था, इनका एजेंडा क्या था, और ठीक से बात भी नहीं करते। तो अब ये 2-3 सालों से जब से लॉ और हम लोगों ने काम किया है और चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं, आर्टिस्ट सामने आ रहे हैं, और आप देखें इलेक्शंस में भी सामने आए बहुत सारे कैंडिडेट्स, इसके अलावा मीडिया में भी देख लें आप, तो मीडिया की भी बात अभी हम आगे करेंगे। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी ये लोग बड़ी सिंपथी से बेचारे लोग हैं, इनके साथ ऐसे होता है, आई थिंक अब ये वो चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। अब हम डट के सामने आना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमारा भी हक है, हम भी काम करना चाहते हैं, हाँ हमें भी इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए अगर जॉब करना चाहें, और उसी तरह से सलूक किया जाए जो बाकी जेंडर्स के साथ, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी स्टिग्मा। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पता चल जाती है कि हाँ अब इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है, तो क्या हमें ये इम्पोर्टेंस आफ्टर फ्यू आवर्स मिलेगी या कुछ दिनों बाद हमें वही अहमियत मिलेगी जो इस इवेंट में ये हमें दे रहे हैं, या अभी हम सिर्फ दिखा रहे हैं हमारा चेहरा। और बहुत सारी जगहों पे हमें बोलने भी नहीं दिया जाता, ये भी मैं आपको बता दूँ। जब लॉ भी बन रहा था बहुत सारे मौक़ों पर हमें एक तो टाइम गलत बताया जाता था या इनवाइट नहीं किया जाता था, तो हम बाहर बैठ जाते थे और हम अपनी जगह अपनी स्पेस क्लेम करते थे। हम कहते थे कि हम लेके आए हैं, हम बताएंगे, क्योंकि आपको पता है जब लॉ पास होता है फेडरल वफाकी मुहतसिब, और हमें यहाँ से जाना पड़ता था, और आप यकीन नहीं करेंगे कि पैसे हमने सेल्फ अपना स्पेंड किया, जितना भी हमारे पास अपने पैसे, जिस तरह मैं अपना काम करती थी या एज एन आर्ट परफॉर्म करती थी, तो वो पैसे मैं यूज़ करती थी, और शुक्र है हमने किसी भी इदारे से सिंगल पैनी नहीं ली, तो इसलिए हम बड़े धड़ल्ले से। और जन्नत ये ऐसा क्यों है जो आप बता रहे हैं कि कभी टाइम आगे पीछे बता देते थे, पार्टिसिपेशन वो आप लोगों की नहीं चाहते थे, आपने सोचा भी है कि ऐसा इन्होंने किया क्यों है, या ये हुकूमत ने ये क्यों कर रही है? बिल्कुल, ये बहुत आई थिंक ये क्वेश्चन कभी किसी ने नहीं पूछा। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। हाँ, इसके लिए देखें, जब कोई चीज़ एक नंबर्स के फॉर्म में तादाद ज़्यादा शो होती है तब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यू नो, जब आपको नंबर ऑफ़ पीपल किसी कम्युनिटी के शो होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उन पर क्या पॉलिसी या उन पर क्या लाइहा अमल करना है। तो इसी तरह ट्रांसजेंडर्स का जब सेंसस हुआ, मरदमशुमारी, तो सिर्फ 10,000 ट्रांसजेंडर्स बताया गया, और अगर सिर्फ लाहौर की बात करें तो यहाँ 40,000 के करीब तो सिर्फ लाहौर में है, और पूरे पाकिस्तान में 10,000 बताए गए। वो क्यों? अगर कम नंबर बताएंगे तो उस पर पॉलिसी नहीं बनेगी, एक होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी वो जेंडर वाला पार्ट
जो है वो बिल्कुल एंड वाले एजेंडा पे रखा है कि उन पे कुछ करना ना पड़े, उनको एक बेकार चीज़ समझा जाए, उन पे लोगों का ध्यान ना आ जाए, कहीं इतने एम्पावर्ड ना हो जाए। अभी भी मुझे लगता है कि लोग हमेशा ब्लेम करते हैं, ट्रांसजेंडर्स नाचते हैं, गाते हैं, ट्रांसजेंडर्स ये करते हैं, बैगिंग करते हैं। तो जब वो एम्पावर्ड होते हैं तो सबसे पहले आप उन्हें शटअप कॉल देते हैं, उन्हें दबाते हैं, उन्हें बिल्कुल बहुत थ्रेट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा एक डबल फेस। तो ये तमाम तर बातों का जो अभी आपकी बातों से जो मालूम हो रहा है, इसकी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है। हुकूमत भी है कसूरवार, और हम भी कुछ हमारे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक वो एक यूनिटी के साथ इकट्ठे आके वो बात नहीं कर पा रहे। अच्छा, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि ट्रांस पॉलिटिक्स के नाम से भी कोई कैंपेन चल रही है। क्या ट्रांसजेंडर में भी पॉलिटिक्स हैं? बिल्कुल। आई थिंक पहले मुझे लगता था हेल्दी कंपटीशन है, सब खुश होते थे, लेकिन जब से फर्स्ट ट्रांस एक्टर आ गए, फर्स्ट ट्रांस पोइट आ गए, फर्स्ट ट्रांस इलेक्शन पॉलिटिशियन आ गए, उसके बाद हमारी कम्युनिटी में वो जो एक एजेंडा है, हाँ, जो हमारे एक ऑब्जेक्टिव्स थे उससे थोड़ा सा हट के एक पर्सनल वो एक आई थिंक ट्रैक स्टार्ट हो गए हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों को थ्रेट्स भी, जो लोग कुछ आला ओहदों पर हैं और कुछ हुकूमती सतह पर भी फाइज हैं, और कुछ जो हैं वो फाक वाली साइड पे बैठे हैं, तो उनके आपको पता है वहाँ हर चीज़ एक्सेसिबल है। एम्बेसीज हैं, UN के इदारे हैं, और पॉलिटिक्स जितने भी हैं जमातें पॉलिटिक्स। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट लेवल पर आप लोगों को डिवाइड करना इस पॉलिटिक्स की वजह से बहुत इजी हो गया है। बहुत इजी हो गया, और इसमें बहुत सारे इदारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक ट्रांस को दूसरे के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, या जो इतनी एम्पावर्ड नहीं है उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जाता है, उसे प्रॉपर एक एजेंडा बताया जाता है। इस तरह हमारे साथ जब ये लॉ की मूवमेंट, जब ये बिल पेश कर रहे थे, तब भी ये चैलेंजेस थे कि मतलब ट्रांसजेंडर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा था। मीडिया कैंपेन, बिल्कुल, जॉब्स के भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगे। क्वालिफिकेशन आपके पास है, एजुकेशन आपके पास है, माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, उसके बावजूद भी जॉब के जो है आपको फेस करना पड़ेगा, मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी होंगी कि इजीली जॉब मिल गई। इजीली कहाँ मिलती है जॉब? मुझे तो लगता था कि MBA कर लिया है और टॉप किया यूनिवर्सिटी में, शायद कोई बेटी या बेटा होता तो आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा होता। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्वाब थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो हर मोड़ पर मतलब तोड़ी गई। जब मैं इंटरव्यू देने जाती थी, सारे इंटरव्यू मुझे लगता था मेरे बॉडी लैंग्वेज, द वे आई यूज़ टू आंसर द इंटरव्यू क्वेश्चंस, आई थिंक दैट वर अमेजिंग एंड ट्रिमेंडस, बट बाय द एंड ऑफ डे दे वर मोर कॉन्शियस अबाउट माई जेंडर एक्सप्रेशन एंड व्हाट अदर पीपल विल टॉक अबाउट, कि वो क्या बात करेंगे जब आप देखेंगे आपको यहाँ बैठे हुए, तो वो क्या कहेंगे, हमें ये नुकसान ना हो जाए। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक इंसान जो इतना पढ़ लिख के आ रहा है, कि अगर हम उसको स्पेस नहीं देंगे तो बाकी लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उसको देख के मोटिवेट हो रहे हैं, उन पर क्या इनडायरेक्टली असर पड़ेगा। मेरे पर तो मेंटली तौर पर पड़ेगा। और मेरे साथ ये अभी रिसेंटली इंसिडेंट भी हुआ है, मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और वहाँ बहुत सारे क्वालिफाइड लोग आए थे, मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे उनसे भी आ रही थी और खुद से भी मैं सेटिस्फाई थी। लेकिन जैसे जैसे इंटरव्यू ख़त्म हुआ, एंड पर उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों के पास, वो बिज़नेस डेवलपमेंट से रिलेटेड था, अगर आप लोगों के पास जाएंगे तो आप वो शायद जेंडर की वजह से वो बिज़नेस डील ना करें और हमें नुकसान हो जाए। तो ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक बड़ा अहम नुक्ता मैं जानना चाहूँगा, क्या आप प्रॉपर तरीके से उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई? ये आपकी तरफ से कोई कमी है कि आप इस नुक्ते के ऊपर उनको प्रॉपर तरीके से ये बता नहीं पाई, या इसकी कोई और रीज़न है? मुझे लगता है मैंने तो अपनी तरफ से 100% से भी ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश की, और मुझे लगा कि मुझे एक टाइम पर ऐसा लगा कि मैं उनसे बहुत रिक्वेस्टिंग मोड पर काम कर रही हूँ। मुझे कोई कमी नहीं लगी, मुझे लगा कि उनके दिमाग में और उनकी सोच में थोड़ी सी कमी थी। हाँ, वो सोच और वो कमी जब तक रहेगी तो कभी भी आपको कोई हम खुद से तो चीज़ें करती रहेंगी, लेकिन सोसाइटी के साथ हमारा चैलेंज ये है कि सोसाइटी के साथ बैठ के बहुत सारे लोग हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई काम ही आपको नजर आएंगे जो ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करना चाहते हैं। के लिए और साथ वाली बात में फ़र्क है, ये लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो लम्हा जिस वक्त आपको उन्होंने रिजेक्ट किया, आपको मालूम हुआ, मैं चाहूँगा कि उस लम्हे को
मेरे व्यूवर्स के साथ आप शेयर करें। डेफिनेटली 15-16 साल का एजुकेशन का जो है टाइम है, उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट है, फिर सोसाइटी की डांट टपट भी है, उन सब चीज़ों को फेस कर कर आप इस मरहले पर पहुंची और फिर आगे से आप रिजेक्ट हुई। क्या उस वक्त आपके माइंड में आया? आई थिंक मुझे उन्होंने रिजेक्ट किया है वो वेलकमिंग नोट को। मैं ख़ुद को रिजेक्टेड फील नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं शायद इससे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करती हूँ। सबसे पहली तो ये बात, और दूसरी बात, हमारी हर दिन एक नया चैलेंज होता है। मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। मैं तो सब सुबह उठी तो एक नई सुबह थी और वही जज्बा था और वही सब कुछ था। जन्नत, हम इंफोटेनमेंट तो बहुत सुनते रहते हैं, ये आर्टिविस्ट क्या है? और माशाल्लाह शोबिस में बड़ी आप एक्साइटमेंट से और बड़े पुरजोश तरीके से सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रही हैं, वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए मेरे व्यूवर्स के साथ। सबसे पहले पाकिस्तान में जब बात होती है आर्टिविज़म की तो बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि आर्टिविज़म क्या है। हाँ, तो आर्टिविज़म है कॉम्बिनेशन है एक्टिविज़म का और आर्ट का। हाँ, जो ऐसा एक्टिविज़म जो आप आर्ट के थ्रू करते हैं, आई थिंक आर्ट एक बहुत खूबसूरत मीडियम है जिसके थ्रू आप बहुत सारे पैगामात लोगों के रवैयों में तब्दीली ला सकते हैं और वो एनर्जी कुछ कहे बगैर जेस्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। आप कुछ छोटा सा एक प्ले कर सकते हैं, एक छोटी सी परफॉर्म कर सकते हैं, या सिंगिंग या अच्छे म्यूज़िक के थ्रू किसी भी थ्रू कर सकते हैं। तो बीइंग एन आर्टिस्ट शुरू से मेरे अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट था। मैं कथक डांसर भी हूँ, नाहीद सिद्दीकी जी की स्टूडेंट हूँ, ट्रेंड डांसर, और मैडम पन्ना की। और इसके अलावा मैं एक्ट्रेस भी हूँ। अभी रिसेंटली आई एम रियली लकी एंड हम्बल कि मैंने कुछ लोगों को रेफ़र भी किया था, ट्रांसजेंडर्स को। हमने शोएब मंसूर साहब, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे मीडिया में, उनके साथ काम किया। और दुआयरी माहिरा खान के साथ हम को स्टार्स थी। जितना उनका मतलब एक रोल था उतना ही हमें ट्रांसजेंडर्स को दिया। और इसके अलावा परवेज़ कलीम साहब की फ़िल्म है रंग इश्क़-ए-दा, उसमें मैं अभी सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी काम कर रही हूँ। माहिरा खान के साथ आपने काम किया, क्या जो अभी बात हो रही थी एक्सेप्टेंस के हवाले से और टॉलरेंस के हवाले से मिक्सअप बात हो रही थी, तो कैसा वहाँ से आपको रिस्पांस मिला तमाम तर स्टाफ की जानिब से, लोगों की जानिब से? जब आपने काम किया, अप्रिशिएट किया गया आपके काम को कि वहाँ भी डिमोटिवेट किया गया? हाँ, सबसे अच्छी मुझे बात लगी है कि जो आला ज़र्फ़ लोग होते हैं, जिनमें शऊर होता है ना, तो उनको ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहिए। तो शोएब मंसूर साहब ने हमें जब रोल ही ऐसा दे दिया था, तो आई थिंक वो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात तो वहीं एंड होगी, जब उन्होंने कंसिडर किया कि ट्रांस भी इक्वल लेवल पे बैठेंगे। हाँ, तो आई थिंक हम हमेशा बुरी चीज़ों को नहीं, अच्छी चीज़ों को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए, और मैं इनको एक्नॉलेज करती हूँ। हाँ, फ़िल्म में काम करते हुए काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, जो कि अभी लेट्स सी जब फिल्म रिलीज़ होगी उसके बाद मैं उसमें बात करूँगी कि उन्होंने जैसे सोचा था वैसे दिखाया कि नहीं। जब तक इम्प्लीमेंटेशन चीज़ की सामने नहीं आती, आउटपुट सामने नहीं आती, आई थिंक इट्स वेरी इमेच्योर और प्री मैच्योर टू से एनीथिंग, ठीक है। जन्नत की एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और जिसमें वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम भी करती हैं। जन्नत, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइएगा, उसका क्या क्राइटेरिया है फंडिंग के हवाले से, और जो उसके इक़दामात हैं और जो वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पे बैक कर रही है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी तक तो मैं इसको वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कहूँगी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम ट्रैक टी है। ऐसा ट्रैक जो ट्रांसजेंडर्स की बेहतरी के लिए बना है, टी मीन ट्रांसजेंडर्स एंड ट्रैक टी। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने माशाल्लाह से यहाँ पर हिस्ट्री, एक तो मैं बीइंग एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैं खुद ये लॉ जो पास हुआ इसका पार्ट थी, और ये मेरे कुछ ड्रीम्स थे जो पूरे हुए हैं, जिनमें से एक था ये कानून, और दूसरा ट्रांस प्राइड जो पाकिस्तान में भी आपने सुना होगा, बाहर की कंट्रीज़ में प्राइड होती है, लेकिन दिस वाज अ ट्रांस प्राइड। मैं उसकी फाउंडर हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसकी जो चेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने फर्स्ट पाकिस्तान में करवाई। इस साल हमने वर्चुअल प्राइड करवाई है कोविड की वजह से, और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमने ये प्ले किया कोविड में। हमने 4000 लोगों तक फूड राशन, मेडिसिन, कुछ लोगों को रेंट का इश्यूज था, हमने जाके अपने लोगों की हेल्प से, अपने मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी प्रॉपर फंडिंग नहीं हमें थी, लेकिन हाँ
कुछ इतने अच्छे हमारे रिलेशंस और नेटवर्क्स बने कि हमने मिलके अपने लोगों की हेल्प की। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आर्टिविज़म को भी प्रमोट करती है। जिस तरह से आपने देखा कोक स्टूडियो में 2 सिंगर्स आए फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर्स, नगमा जो लकी, उनको इंट्रोड्यूस करवाया हमने। इसके बाद अभी एक रिसेंटली हमारी ट्रांसजेंडर सिंगर हैं, उनका नाम जज्जी जी है, उनका बैंड के साथ सॉन्ग आया है, हाँ, चांद सी बन्नो, अगर आप गूगल करें तो आप देखें। तो इसके अलावा मैं फिल्म में काम कर रही हूँ और इंटरनेशनल भी अभी मैं अनाउंस नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि शायद हॉलीवुड में भी आपको हमारे नजर आए। वेलकम, यू आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान, इंशाल्लाह कमिंग सून। अच्छा, बाहर भी आप जाती हैं, प्रेजेंट करती हैं, क्या फ़र्क देखती हैं पाकिस्तान में की कम्युनिटी में और बाहर की कम्युनिटी में? यहाँ के लोग हैं वो ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। मतलब वो सबसे पहले खुद को इम्प्रूव करने के बजाय वो दूसरों साथ वाला क्या कर रहा है, इसने ये किया तो क्यों किया है, मतलब वो सारी एनर्जी, सारा टाइम और सारी चीज़ें दूसरों को ऑब्जर्व करने में और उनमें खूबियाँ या खामियाँ जो भी तलाश, खूबियाँ तो खैर बहुत कम तलाश करते हैं, खामियाँ तलाश करने में लगा देते हैं। और मुझे थोड़ी सी हसद वाला फैक्टर्स है, किसी को खुश ना देखने वाला, वो मुझे बहुत इरिटेट करता है, जो कि बाहर मुझे बहुत कम नज़र आया। अनफॉर्चुनेटली वेरी अनलकी टू से दिस के पाकिस्तान में ये चीज़ है, बेशक वो हमारी कम्युनिटी में और बाहर सिविल सोसाइटी में कहीं पे भी, जब तक इस तरह की नेगेटिव अप्रोच रहेगी, आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी रहेगी, तो आपका काम इंटरफेयर होगा। अच्छा जन्नत, आप लोगों में से कैसे चूज़ किया जाता है कि कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये अभी तक मुझे भी नहीं समझ आया। आई थिंक इसके लिए कोई मेरिट नहीं है, शायद सिफारिशें हैं या एक माफिया बैठा हुआ है। आई थिंक अब वो टाइम आ गया कि उस माफिया को बेनकाब किया जाए और मेरिट पे लोग सामने बैठे हैं और सारी चीज़ें सिर्फ इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को ना मिलें। अगर सिर्फ एक इंसान ही, एक ही तरह के, एक ही शहर से सारे इंसान अगर देखा जाए और बाकी ट्रांसजेंडर्स जो हमारे लीडर्स हैं ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, वो बेशक पढ़े लिखे नहीं, लेकिन हमने उनके मुताबिक फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया बनाना है कि वो अब उनका टाइम है, दिस इज़ देयर टाइम कि वो भी बैठें, वो भी एक एक्टिव रोल प्ले करें, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियां गंवा दी हैं कुछ नाम बनाने में और हम लोग जिनसे इंस्पायर होते थे। तो आई थिंक ये जो एक माफिया है, इस पर नज़र रखी जाए। सिर्फ 1-2 ट्रांसजेंडर से ना पूछें आप, अगर कोई एक पॉलिटिक्स में आ गया है या एक कोई UN में है, तो सिर्फ उनसे ना पूछें, आप मेजोरिटी से पूछें, आप डाइवर्स लोगों से पूछें, आप ग्रास रूट लेवल से पूछें, क्या आर देयर बेटर रिप्रेजेंटेटिव। और फोकल पर्सन का हमें पता ही नहीं होता, अक्सर फोकल पर्सन कहाँ हैं, वो सो रहे होते हैं। अभी जिस तरह पंजाब की बात की जाए तो हमारा बजट 0 आया है, तो अब आप हम मुझे बताएं कि मैं अपने फोकल पर्सन से क्या पूछती हूँ, तो अगर मुझे रिस्पांस ना आए या उनका क्या रिस्पांस है और वो क्यों 0 आया, बस मेरा एक क्वेश्चन है। भूल जाए जन्नत अली पूछ रही है, ये पूछें कि एक बैगिंग करने वाला इंसान जो एक सड़क पे सुबह से शाम तक जलील होती है, ये उसका क्वेश्चन है कि वाई द बजट ऑफ पंजाब इज़ 0। आप फोकल पर्सन थे, आप किस तरह आए हमें नहीं पता, चलें अब आप आके बैठ गए हैं सर आंखों पर, लेकिन हमारा बजट क्यों 0 हुआ है? तो ये सारी चीज़ें, ये आई थिंक इसको चैलेंज करना पड़ेगा और हुकूमत को चाहिए, जब भी आप किसी चीज़ कोई चीज़ बांटते हैं, ये बांटने वाले हिसाब है ना, एक 100 में से एक बंदे को खाना देने वाला, तो प्लीज़ कोई 3-4 बंदे जो दूसरे सूबों में या दूसरे शहरों में जिनकी इतनी एफर्ट्स हैं, जिन्होंने पैसे लिए बगैर काम किया, इतना पढ़ के भी जो फारिग बैठे हैं या इतने सालों से एक्सपीरियंस वाले लोग, तो उनको ज़रूर कंसिडर किया जाए। जन्नत, आखिर में कैमरा आपके सामने है, पाकिस्तानी आवाम आपको देख रही है, आवाम की अदालत में क्या सवाल छोड़ना चाहेंगी? आई थिंक हर जंग बड़े प्यार से और कलम से जीती जाती है। हमने दोनों ये जो हैं सोर्सेस इस्तेमाल किए हैं। आई थिंक इस साल हमें सिर्फ ये देखना है कि अब हमें, अगर हम स्पेस, बहुत सारे मौक़ों पर कहा जाता है टैलेंट नहीं है, स्पेस नहीं क्लेम करते, हमने दोनों काम करके देख लिए हैं। अगर अभी भी हमें नहीं मिलेगी तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर पे जिस तरह औरत मार्च हुई थी, इस तरह ट्रांस मार्च भी होगी। ये ना हो कि लोग मजबूर कर दें कि वो सड़कों पर दोबारा निकल आएँ, क्योंकि अब हमने ये इमेज बहुत मुश्किल से चेंज किया है कि एक रिस्पेक्टेड, एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का लेकर आए हैं, सिर्फ अपने मुल्क में नहीं। तो हमें भी खुदारा ये चीज़ को आप उनको स्पेस दें, वेलकम करें, अगर वो पढ़ लिख कर या किसी मेरिट पर सामने आ रहे हैं, ये ना उनको मजबूर कर दें, वो भी एक मार्च हर साल करें और सड़कों पर लेटें, शोर मचाएं, फिर ही उनकी बात सुनी जाए। जी बहुत शुक्रिया जन्नत अली, आज हमारे साथ मौजूद थी और आपने उनकी मोटिवेशनल स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के बाद अपना फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी मोटिवेशनल स्टोरी या इर्द गिर्द कोई ऐसी स्टोरी जो आप चाहते हैं कि आवाम की अदालत
में रखी जाए तो जनाब आप करेंगे हमसे राबिता और हदफ टीवी आपको दिखाएगा आवाम के सामने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।